इस वाले वीडियो में अपन प्रदीपीय भारत की नदियों को कवर करने वाले हैं, जिससे बहुत ही क्वेश्चन बनते हैं। तो अपन क्वेश्चनों को आसानी से सॉल्व कर पाएंगे, इस टॉपिक को अच्छे से समझते हैं। प्रदीपीय भारत में मुख्य जल विभाजक का निर्माण पश्चिमी घाट द्वारा होता है। यानी कि पश्चिमी घाट है जो मतलब एक जल विभाजक का कार्य करता है। जल विभाजक वह होता है जो धारा आएगी तो उसको बांट देता है, जो पश्चिमी तट के निकट उत्तर से दक्षिण की ओर स्थित है। जैसे मान लो कि भारत अपना ऐसा है, ठीक है, तो इसमें यहाँ पर जल विभाजक का कार्य किया गया है पश्चिमी घाट के द्वारा। तो इस साइड को कम दूरी होती है यहाँ की नदियों की, इस साइड को पानी बहता है फिर जो निकलती है ऐसे। तो ये हो गया अपना बंगाल की खाड़ी, ठीक है, बंगाल की खाड़ी इस साइड हो जाएगा, इस साइड हो जाएगा अरब सागर। तो ये अपन को याद रखना है, इसकी एरे फेरे क्वेश्चन आएंगे और ऐसे ही पॉइंट समझ में आएगा। प्रदीपीय भाग की अधिकतर मुख्य नदियाँ जैसे महानदी, गोदावरी, कृष्णा तथा कावेरी पूर्व की ओर बहती हैं। कहाँ पर बहती हैं? पूर्व की ओर, जहाँ पर अपना सूर्य निकलता है, तथा बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। उसी साइड अपन बंगाल की खाड़ी पड़ती है, इसी को तो अभी एक्सप्लेन किया था। ये नदियाँ अपने मुहाने पर क्या बनाती हैं? डेल्टा। डेल्टा बनाने वाली नदी गंगा भी थी और उसी साइड को ये वाली बहती हैं, तो ये भी डेल्टा बनाती हैं। पश्चिमी घाट से पश्चिम में बहने वाली अनेक छोटी धाराएं हैं। नर्मदा एवं ताप्ती दो ही बड़ी नदियां हैं जो कि पश्चिम की तरफ बहती हैं। तो पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों के नाम पूछ लेगा एग्जामिनर, तो आप बता दीजिएगा कि ये होती हैं पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां, ताप्ती और नर्मदा। और भी होती हैं, साबरमती होती है, माही होती है, तो और नदियां होती हैं, पर लेकिन यहाँ पर बड़ी नदियां ये हैं दो, और ये इस साइड को बहती हैं पश्चिम साइड की ओर, तो ज्वारदमुख यानी कि एस्चुरी बनाती हैं। जो पूर्वी की ओर बहने वाली नदियां थी वो क्या बना रही थी? डेल्टा बना रही थी। तो ये अपन को याद रखना है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बन जाता है ये। प्रदीपीय नदियों की अपवाह द्रोणियाँ आकार में अपेक्षाकृत छोटी होती हैं। बेसिक है, क्योंकि यहाँ पर उसका लंबाई जितनी ज़्यादा होगी उतनी अपवाह द्रोणी बड़ी होती है, लेकिन लंबाई छोटी होगी तो अपवाह द्रोणी भी छोटी होगी। तो यहाँ पर भी एक क्वेश्चन बन रहा है कि प्रदीपीय नदियों की, यानी प्रदीपीय भारत की नदियाँ हैं जो, उनका अपवाह तंत्र क्या होता है? छोटा होता है। तो ये एक और फैक्ट हो जाएगा यहाँ पर याद करने लायक। इसी प्रकार है नर्मदा द्रोणी या नर्मदा नदी को अपन समझते हैं। अब नर्मदा का उद्गम मध्य प्रदेश में अमरकंटक पहाड़ी के निकट से होता है। ये पश्चिम की ओर एक भ्रंश घाटी में बहती है। तो ये भ्रंश घाटी में बहने वाली नदियों के नाम बताइए। तो ये हो जाएगा अपना नर्मदा। समुद्र तक पहुंचने के क्रम में यह नदी बहुत से दार्शनिक स्थलों यानी कि दर्शन करने वाले स्थानों के स्थलों का भी मतलब निर्माण करती है। जैसे बहुत सारे मतलब कि दार्शनिक स्थलों का निर्माण करती है, जो जिससे लोग वहाँ पर घूमने जाते हैं। पर्यटन स्थल बहुत ज़्यादा होता है। जबलपुर के निकट संगमरमर के शैलों में यह नदी गहरे गार्ज से बहती है। यानी कि दार्शनिक स्थल यहाँ पर बना दिए, यानी कि यहाँ पर लोग देखने जाते हैं। बेड़ा घाट का नाम तो सुना ही होगा। तो यहाँ ये जबलपुर में ही है बेड़ा घाट, और यहाँ पर गार्ज भी बनाती है। गार्ज बताया था वी आकार की बहती है नदी, यानी कि इतनी कटिंग आ जाती है कि बहुत ज़्यादा गहराई टाइप की होने लगती है, वी आकार की, उसे गार्ज बोलते हैं। पिछली वीडियो में अपन ने कवर भी किया था। जहाँ यह नदी तीव्र ढाल से गिरती है वहाँ धुआंधार प्रपात का निर्माण करती है। धुआंधार जलप्रपात यानी कि एक नाम हो जाता है झरने टाइप का। यहाँ से जैसे मान लो पानी गिरेगा तो यहाँ पर इससे एक नाम दे देंगे, तो यहाँ पर धुएं जैसा प्रतीत होता है, इसलिए यहाँ पर धुआंधार जलप्रपात बोल दिया गया, इसका नाम रख दिया गया है। इसके बाद है नर्मदा की सहायक
नदियाँ बहुत छोटी हैं। इनमें से अधिकतर समकोण पर मुख्य धारा से मिलती हैं। जैसे मान लिया जाए कि ये नर्मदा नदी जा रही है तो इससे सीधे ऐसे मिलती है कि 90 डिग्री का कोण बनता है। तो ऐसे आकर मिलती हैं ये नदियाँ। नर्मदा द्रोणी मध्य प्रदेश तथा गुजरात के कुछ भागों में विस्तृत है। तो इसके संरक्षण के लिए मध्य प्रदेश सरकार द्वारा ये योजना भी चलाई गई है, नमामि देवी नर्मदे। तो कहाँ पर ये नर्मदा नदी के लिए चलाई गई योजना है मध्य प्रदेश सरकार की। नर्मदा नदी के संरक्षण के लिए मध्य प्रदेश सरकार द्वारा नमामि देवी नर्मदे नाम की एक परियोजना प्रारंभ की गई। तो इस वाली वेबसाइट पर जाके इसकी ऑल डिटेल्स के बारे में जान सकते हैं। इसके बाद है ताप्ती द्रोणी। ताप्ती का उद्गम मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में सतपुड़ा की श्रृंखलाओं में है, यानी कि सतपुड़ा की जो श्रृंखलाएं वहाँ से उनका उद्गम होता है ताप्ती नदी का। ये भी नर्मदा के समांतर एक भ्रंश घाटी में बहती है। जैसे कि मतलब नर्मदा नदी बह रही थी वैसे ही ये बह रही है ना। एक को देकर दूसरा वैसा कार्य करने लगता है, तो ऐसा ही है यहाँ पर। तो ये नर्मदा के समांतर भी बहती है, यानी कि ऐसी जाती है नर्मदा तो ऐसी जाती है नीचे से ताप्ती। तो ये अपन को याद रखना। और ताप्ती इसी के दक्षिण में होती है नर्मदा के। इसकी लंबाई बहुत कम है। इसकी द्रोणी मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र राज्य में है, यानी कि बहता है जो पानी ये 3 राज्यों में बहता है। MP अपना ही हो गया, गुजरात हमसे यहाँ पर लगा हुआ है ऐसा, जहाँ पर कच्छ की खाड़ी होती है, और यहाँ से लग जाता है महाराष्ट्र इतनी जगह में, यहाँ पर MP अपना, ठीक है। ऐसा अरब सागर तथा पश्चिम घाट के बीच तटीय मैदान बहुत अधिक संकीर्ण है, और पहले ही इसको कवर कर चुके हैं इस फैक्ट को। यहाँ पर मैंने बताया था कि पश्चिमी घाट है, तो ये मैदान की बात कर रहे हैं। तो ये वो मैदान क्या है, संकीर्ण, यानी कि सकरा। तो इस मैदान की बात कर रहे हैं जो जहाँ पर है। इसकी तटीय नदियों की लंबाई बहुत कम है। बिल्कुल होगा, क्योंकि मैदान ही कम है तो लंबाई कहाँ से ज़्यादा हो जाएगी, कम ही होगी। पश्चिम की ओर बहने वाली मुख्य नदियाँ हैं साबरमती, माही, भारत, पूजा, पेरियार। उन राज्यों के नाम बताइए जहाँ ये नदियाँ बहती हैं। तो ये अपन इसको सर्च कर लेंगे, अगले वाले वीडियो में इसको मैं कवर कर दूंगा। गोदावरी द्रोणी। गोदावरी द्रोणी सबसे बड़ी प्रदीपीय नदी है। तो ये बोल देंगे प्रदीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन है, तो गोदावरी है। तो इसको नोट कर लेना, याद कर लेना। यह महाराष्ट्र के नासिक जिले में पश्चिमी घाट की ढालों में निकलती है। नासिक जिले, महाराष्ट्र के कहाँ पर, नासिक जिले में ये ढालों से निकलती, पश्चिमी घाट के ढालों से निकलती है। इसकी लंबाई 1500 किलोमीटर है लगभग। यह बहकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। कहाँ पर गिरती है, बंगाल की खाड़ी में। तो इसको अपन को याद होना चाहिए कि कहाँ पर गिरती है, इससे भी क्वेश्चन आ जाते हैं। जब पता होगा कि पूर्व की ओर, जब तो पता चलेगा पूर्व की ओर बह रही है कि पश्चिम की ओर। प्रदीपीय नदियों में इसका अपवाय तंत्र सबसे बड़ा है। अब बड़ा क्यों है, क्योंकि यहाँ पर देखें तो ये बड़ी नदी थी, और बड़ी का बड़ा अपवाय तंत्र तो होगा ही। इसकी द्रोणी महाराष्ट्र में 50% भाग यहाँ पर बहता है इसका, और बाकी कहाँ पर बहता है, मध्य प्रदेश हो गया, फिर उड़ीसा हो गया, फिर आंध्र प्रदेश हो गया। गोदावरी में अनेक सहायक नदियाँ मिलती हैं, जिससे पूर्णा हो गया, वर्धा, प्राणहिता, मंजरा, वेनगंगा, पेनगंगा। तो ये कह देंगे कि गोदावरी नदी की सहायक नदियों के नाम लिखिए। तो यहाँ पर ये सारी हैं जो यहाँ पर दी हुई हैं, इन्हीं में से आपको लिख देना है, और इनको अच्छे से याद कर लेंगे। उसमें कुछ नहीं है कि पूर्णा पूरा हो गया, वर्धा, प्राणहिता और मंजरा, बेनगंगा, पेनगंगा, गंगा नदी से याद कर लें, इसमें गंगा लगा दोनों में। इसके बाद है अपना अगला पॉइंट्स,
इनमें अंतिम 3 सहायक नदियाँ बहुत बड़ी हैं, जो अंत में आती हैं, मंजरा पे बेनगंगा पेनगंगा, ये बड़ी हैं और बड़े आकार और बड़े विस्तार के कारण इस नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहते हैं, यानी कि प्रदीपीय गंगा ये है। प्रदीपीय भारत की गंगा कौन है, तो इसको बोल देंगे गोदावरी नदी को। तो ये पॉइंट बहुत आता है पेपर में, अपन को अच्छे से याद कर लेना इसको। महानदी द्रोणी, महानदी का उद्गम छत्तीसगढ़ की उच्च भूमि से है तथा ये उड़ीसा में बहते हुए बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। तो ये भी पूर्व की ओर बहने वाली नदी है। इस नदी की लंबाई 860 किलोमीटर। इसकी अपवाह मतलब कि कहाँ कहाँ कौन कौन से राज्य में बहती है, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, तो ये 4 राज्यों में बहती है। तो ये अपन को ध्यान देना इसका। इसके बाद है कृष्णा द्रोणी, महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट में महाबलेश्वर के निकट एक स्रोत से निकलकर, तो ये महाबलेश्वर इसमें याद करना है कि मतलब कहाँ से उद्गम केंद्र अपन को पता होना चाहिए, यानी कि जैसे अपना घर होता है ऐसे नदी का भी ये घर है। स्रोत से निकलकर कृष्णा लगभग 1400 किलोमीटर बहकर बंगाल की खाड़ी में, तो ये भी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। और कहाँ पे बहती है, महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट से निकलती है, महाबलेश्वर के निकट से। तुंगभद्रा, कोयना घाट प्रवाह, मूसी, भीमा, इसकी कुछ सहायक नदियां हैं, और भी हैं पर लेकिन ये कुछ है, अपन को याद कर लेना इनको। तुंगभद्रा, कोयना घाट प्रवाह, मूसी, भीमा। इसके बाद है इसकी द्रोणी महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश में फैली है, यानी कि ये 3 राज्यों में बहती है नदी, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश। कावेरी द्रोणी, कावेरी पश्चिमी घाट के ब्रह्मागिरी श्रृंखला से निकलती है। बहुत ही अच्छा पॉइंट है इसमें, ब्रह्मागिरी से क्वेश्चन भी आ जाता है, क्योंकि ये पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट का मिड पॉइंट भी होता है ये ब्रह्मागिरी, नीलगिरी वहीं पर रहता है। तो ये वैसे मतलब रिलेट करके क्वेश्चन पूछ लेते हैं पहाड़ी के तौर पर। पहाड़ी श्रृंखला कावेरी पश्चिमी घाट के ब्रह्मागिरी श्रृंखला से निकलती है, तमिलनाडु में कुडलूर के दक्षिण में बंगाल की खाड़ी मिल जाती है, तो ये भी बंगाल में गिरने वाली नदी है। इसकी लंबाई 160 किलोमीटर है। इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ जो कि अपन को याद करनी है, अमरावती, भवानी, हेमावती, कबिनी, तो ये 4 ठो अपन को याद कर लेना। इसकी द्रोणी यानी कि तमिलनाडु से बहती है ये, केरल और कर्नाटक, यहाँ पर भी 3 राज्यों को कवर करती है ये नदी कावेरी। भारत में दूसरा सबसे बड़ा जलप्रपात कावेरी नदी बनाती है। इसे शिव समुद्रम के नाम से जाना जाता है। तो ये अपन को फैक्ट याद कर लेना है कि कावेरी नदी एक तो बनाती है और फिर दूसरा है भारत में दूसरे नंबर पर। प्रपात द्वारा उत्पादित विद्युत मैसूर, बेंगलोर और कोलार स्वर्ण क्षेत्र को प्रदान की जाती है, यानी कि जो बिजली बनाई जाती है ये वाले क्षेत्रों में पहुंचाती है या उनको फैसिलिटी मिलती है, सुविधा मिलती है। भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात कौन सा है, तो ये है अपना जोग जलप्रपात। इसका दूसरा नाम है कोनहाड़ा। ये कर्नाटक जिला के शिमोगा साबरमती नदी पर स्थित है। इसकी 4 धाराएं होती हैं, राजा, रानी, शेरर, रॉकेट। तो ये अपन को याद कर लेना है, इससे भी क्वेश्चन बन जाएगा। अपन को इतना याद कर लेना चाहिए कि जोग जलप्रपात सबसे बड़ा जलप्रपात है भारत का। इन बड़ी नदियों के अतिरिक्त कुछ छोटी नदियां जो पूर्व की तरफ बहती हैं, यानी कि पूर्व की ओर बहने वाली नदियां थी ये बहुत सारी पे, और भी है नदी जो मतलब कि पूर्व की ओर बहती हैं, दामोदर, ब्रह्मणी, बैतरणी, स्वर्णरेखा। तो कुछ महत्वपूर्ण नदियां और हैं जो अपन मतलब कि चित्र या मैप में कहीं पर देख सकते हैं उनको, और देख लीजिएगा एटलस आपके पास हो तो। पृथ्वी के धरातल का लगभग
71% भाग जल से ढका है, लेकिन इसका 97% जल लवणीय यानी कि खारा है। केवल 3% ही स्वच्छ जल के रूप में उपलब्ध है, जिसका 3/4 भाग हिमानी के रूप में है, यानी कि बर्फ बन चुका है। 3/4 भाग क्या बन चुका 3% में से? 3/4 मतलब इतना इतना, जैसे मान लो इतना क्या बन चुका बर्फ, तो ऐसी बात कर रहे हैं, इतना बचा हुआ है। तो इसीलिए कहते हैं जल ही जीवन है, क्योंकि जल तो बहुत है पे, लेकिन स्वच्छ और पीने लायक कितना है ये भी इम्पोर्टेंस ही रखता है अपने जीवन में, दैनिक जीवन में। तो ये था अपना मतलब नदियों से रिलेटेड टॉपिक। तो ऐसे देखते रहिए मिशन योगेंद्र स्टडी। तो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, जब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।